Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue my polity class of making of the constitution. Till now I have been able to cover the historical background complete chapter. ठीक है, और इस चैप्टर का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट में करा चुकी हूँ. आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है. डू नॉट रन अवे नाउ. लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब मैं इसमें पढ़ाऊंगी, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब काइंड ऑफ पार्लियामेंट, उसकी जरूरत पड़ी. इलेक्शंस हुए, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स रखे गए. ठीक है, अब बात आएगी कि बनके तैयार हो गई नवंबर 1946 में. अब काम कैसे करेगी ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करेगी. ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ये काम कैसे करेगी. तो सबसे पहले जब बनके तैयार हुए, नवंबर में इलेक्शंस हुए, इसके नवंबर 1946 में इलेक्शन टुक प्लेस, राइट. देन सबसे पहली मीटिंग जो है इसकी, ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946. ठीक है, कितनी कब हुई? 9. मैं डेट क्यों बता रही हूँ, व्हाई आई एम टेलिंग, क्योंकि आप अगेन आई टोल्ड यू ये डेट कुछ इंपॉर्टेंट भी है. ये डेट्स जैसे कुछ डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आ जाती कभी कभी इन स्टेटमेंट में आ जाती. थोड़ा बहुत ये याद रखो, मेन चीज याद रखी. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग जो है इट हैपेंस ऑन 9 दिसंबर 1946 में हुई, जो कि ऑफ कोर्स द फर्स्ट मीटिंग मुस्लिम लीग दे हैव बॉयकॉटेड दिस मीटिंग. मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया, इसीलिए टोटल 207 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया. कितने टोटल? 296 मेंबर्स थे ब्रिटिश उसके, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग्स के थे, 15 बच्चे के इंडिपेंडेंट स्टेट्स के थे, है ना, 93 तो प्रिंसली स्टेट्स के थे. तो उसमें से सिर्फ 207 मेंबर्स जो है उन्होंने 207 मेंबर्स ने अटेंड किया. मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया. तो कुछ बुक्स में 207 लिखा है, कुछ बुक्स में 211 भी लिखा है. ठीक है, तो देखिए ना, जो पुरानी बुक्स है उसमें 211 है, न्यू बुक में जो है उनमें 207 लिखा है. तो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस मीटिंग. मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया. तो इस मीटिंग में सबसे पहले इट वाज टेम्पररी चेयर्ड बाय, टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बने चेयर बाय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनाया इनको? बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे पुराने मेंबर थे. ठीक है, he was the oldest member of the Constituent Assembly, and Dr. Satyanarayana Sinha, he was made the temporary president of this Constituent Assembly for the first time. This meeting took place on 9 December 1946. पहली बार जब मीटिंग करी गई. ठीक है, उस समय जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये बने, उसके बाद क्या हुआ? देन ऑन 11 दिसंबर, यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बिकेम्स द प्रेसिडेंट, ही बिकेम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने यहाँ पे. ही बिकेम्स द टेम्पररी परमानेंट चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने. ठीक है, उसके बाद याद रखना है यहाँ पे व्हेन दिस वाज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ऑन 13 दिसंबर 1946 को, इसके बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946, इसी दिन जब 11 तारीख दिसंबर को ये हुआ है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब जो आज के टाइम पर हम प्रीएम्बल देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जब हम बात करते हैं वो जो आज के टाइम पर जो हमारा प्रीएम्बल है वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है. ठीक है, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है. ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था जो 13 दिसंबर को. देखो 9 को मीटिंग हुई, 11 को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ये लिखा गया कि हमारा जो संविधान बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वी आर गोइंग टू मेक, उसकी फंडामेंटल्स, उसकी फिलॉसफी, उसके सिद्धांत क्या होंगे, किन सिद्धांतों पे क्या क्या वो पॉइंट्स होंगे जिनपे हम एक सारे लॉ, सारे आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान अपने देश के लिए तैयार करने वाले हैं, क्या बेस होगा उस चीज का. सो दैट बेस इज वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड दैट वाज पास बाय जवाहरलाल नेहरू. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार. जवाहरलाल नेहरू जी ने किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया. ठीक है, और रेजोल्यूशन पास किया और पूरी तरीके से अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947, अगले साल 13 से 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन परमानेंटली अडॉप्ट हो गया. और जब अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी को, 25 जनवरी 1947 में एच.सी. मुखर्जी जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट वाइस. उस टाइम पर डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट रखते हैं. याद रखना ये क्वेश्चन बहुत तरह आता है, व्हाट दोस 2 फर्स्ट 2
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने, याद रखिएगा। लेकिन क्यों बने, जस्ट थिंक, या 25 जनवरी 1947 को तो एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने। उसी दौरान 3 जून 1947 में जब पार्टीशन का प्लान आया, माउंट बैटन का प्लान, 3 जून को अनाउंसमेंट आ गया, देन दे हैव डिसाइडेड कि नहीं देश आजाद होने वाला है 15 अगस्त को। 16 जुलाई 1947 ने डिसाइड टू हैव वन मोर वीपी, उन्होंने डिसाइड किया एक और वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए और वो बने वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, सो 2 वीपीज थे, एक एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। सो दिस इज अ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये सबसे पहली बार जब मीटिंग हुई उस समय ये दौरान ये सारी चीजें हुई। अब हम बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो मैंने अभी बताया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 30 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू रिमूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन्होंने पास किया, जो कि एक व्हाट डज इट डू, इट लेज द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी, जो बेस क्या रहेगा, सिद्धांत क्या रहेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के। इट टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस चीज पर बेस होगा, व्हाई इट इज बीइंग सो, क्योंकि इंडिया आजाद होने वाला था। तो जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट है, जो बाकी मुस्लिम लीग है या कोई भी है, उसको ये बताना तो पड़ेगा ना कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे क्या सिद्धांत होंगे, कि इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू रिमेंबर प्रिंसली स्टेट को एक फ्रीडम दे दी कि आप इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो, पाकिस्तान वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, सो एटलीस्ट वी नीड टू शो टू द वर्ल्ड, we need to show to the other countries that our constitution is also based on certain fundamentals, we have also certain value system, हमारा भी कुछ वर्क जिस भी प्रिंसिपल्स पे, जिस भी वैल्यू सिस्टम पे हमारा वर्क करता है, बहुत जरूरी था लोगों को ये बताना कि सी दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये लोगों को पता चला एंड देन दे हैव डिसाइडेड कि इंडिया इज बीइंग सो डाइवर्स, इंडिया इतनी डाइवर्स है लेकिन फिर भी एक यूनिटी, एक इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। When people started seeing it, जब लोगों ने ये देखा, then they started joining the Indian territories, तब लोग, people started respecting our country। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बताना बहुत जरूरी था, ठीक है, because it lays the fundamentals and the philosophy of the constitutional structure। अब मैं जरा इसकी प्रोविजंस के बारे में बात करती हूँ। Okay, now we have certain provisions of the objective resolution। अब हम कुछ provisions के बारे में बात करते हैं। What are the provisions of objective resolutions we have? ठीक है, इसके प्रोविजंस की बात करते हैं। तो इससे प्रोविजन क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, बस याद रखना एक चीज ना, याद रखना आप अभी के अभी आप प्रियम्बल खोलिए जरा, और मैं आपको रीड कर रही हूँ, ठीक है, प्रियम्बल खोलिए और उसमें पढ़िए जरा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों मैं बोल रही हूँ, आप जो, क्योंकि कुछ लोगों को ना जब ये पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार, क्योंकि एक्चुअली इसका मीनिंग सब है प्रियम्बल का ही, जो प्रियम्बल है वही यही है, सेम टू सेम है, उसका थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है, आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में ही बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली प्रियम्बल के बारे में ही बात कर रहा है। जब ये कहेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। इसके बारे में जहां पे क्या बोलेगा, वो जस्टिस कैसा हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो बोलेगा, यहाँ पे इसकी बात करेगा, जस्टिस कैसा हो, ठीक है, लिबर्टी कैसी हो, इक्वालिटी कैसी हो, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसकी बात करेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस के बारे में बोलेगा, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, इट्स लीकिंग, ओके, unity and integrity of the nation. So in our constituent assembly, this 26th November of 1949, we give ourselves, do hereby adopt, give ourselves this constitution, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. This is what we meant. तो अब यहाँ पे जब आपने preamble के बारे में ये चीज बोली है, तो वही सारे के सारे पॉइंट्स सब इसमें इंक्लूड है। जैसे कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इट इज बीइंग सेइंग, सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट रीड्स दैट, वहां पे बोल रहा है इट रीड्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व, साफ तरीके से फर्मली बोलते हैं, फर्मली डिक्लेयर दिस थिंग, साफ तरीके से सोलेम रिजॉल्व, साफ कहता है डिक्लेयर इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम, क्या साफ ये प्रोक्लेमेशन देता है इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट है एंड सोवरेन, आल्सो रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक भी बोल रहा है, ठीक है, इट डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, सोवरेन है एंड टू ड्रॉ अप फॉर अ फ्यूचर गवर्नेंस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्यूचर में इंडिया इसको गवर्न कौन करेगा, कौन चलाएगा, किससे गवर्न होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होगा। Understand this thing? So ये बोल रहा है, so this is what he is saying. So it is Constituent Assembly, it declares its firm and solemn resolve to proclaim
इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ फॉर अ फ्यूचर गवर्नेंस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर में से गवर्न कौन करेगा? हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। दूसरी चीज ये साफ कह रहा है वो सारी टेरिटरीज, ध्यान से सुनना, शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। जब आप समझोगे, जब आप प्रियम्बल को दिमाग में रखोगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। So, उसने कहा देयर इन द टेरिटरीज, वो सारी टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज द ब्रिटिश इंडिया, जो अभी ब्रिटिश इंडिया कंप्राइज करती है, दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट, द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज द ब्रिटिश इंडिया, territories that now form the Indian states and as such part of the India, और भारत के वो हिस्से जो outside the as are outside India, वो हिस्सा जो इंडिया की भी बाहर है, ठीक है, which are outside India and the states as well as the territories, और वो सारे states, वो सारी territories, those who are willing to be constitute into the independent sovereign India shall be a union of them all। जो भी इनमें से कोई भी चीज, कोई भी अगर भारत को इंडियन टेरिटरीज, इंडियन सोवरेन, हमारी जो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया है, उसको अपनी मर्जी से ज्वाइन करना चाहती है, वो एक यूनियन बनेगी, हम मिलके यूनियन, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। सो व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग्स, वो क्यों ये बार बार लोगों को बता रहे हैं, वो साफ लोगों को डिक्लेरेशन दे रहे हैं, चाहे प्रिंसली स्टेट की कोई भी भारत का हिस्सा जो अभी ब्रिटिश इंडिया में है, या जो इंडियन स्टेट है, या जो भारत का हिस्सा इंडिया से बाहर है, या कोई भी टेरिटरी, बोल रहे हैं ना सस्टेन टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी जो भी इंडिया का हिस्सा अपनी मर्जी से बनना चाहती है, वो एक यूनियन है, एक यूनियन बन के तैयार होगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, साफ साफ वो डिक्लेरेशन। तो हमारे सिद्धांत और इन सारी चीजों के ऊपर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बेस्ड है, क्योंकि यू सी इट है ना, आर्टिकल 1 to 4 वो है ना, 1 to 4 है, 5 to 11, दैट्स हाउ वी रीजन। हम इसी तरीके से सिटीजनशिप है ना, 5 to 11, 1 to 4 इज यूनियन, ठीक है, 12 to 35 ये एफआर के बारे में है। अब देखो साफ साफ पहले ही बोल दे रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, अब हम पूरी तरीके से क्लियर डिक्लेरेशन देगा कि हम इंडिपेंडेंट, हम आजाद बनेंगे, हम सोवरेन बनेंगे, जहां पे हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, रिपब्लिक, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। साफ साफ लोगों को ये बता रहे हैं कि सी हाउ पावरफुल वी आर गोइंग टू बी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना पावरफुल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन दिस हियर, अब हम बात करेंगे द टेरिटरीज, व्हाट आर दे सेइंग हियर। टेरिटरीज ने कहा वो सारी टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज, जिनकी आज के टाइम पर एक बाउंड्री है, एक टेरिटरी बाउंड्रीज है, या फिर और विच हैव टू बी डिटरमिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर वो सारी वो टेरिटरीज जिनकी बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी, और देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून है, संविधान का जो कानून है वो डिसाइड करेगा। तो वो सारी टेरिटरी जिनकी आज कोई एक प्रेजेंट बाउंड्री है और विच में बी डिटरमिन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, और देयर आफ्टर उसके बाद लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। दे शैल रिटेन एंड पोजेस, उनकी चाहे बाउंड्री हो, वो क्लियरली वो बोल रहा है, जिनकी पहले कोई बाउंड्री थी या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करती है कुछ भी, वो उनके पास उनकी ऑटोनॉमस यूनिट, मतलब दे हैव देयर ओन पावर, देयर ऑटोनॉमी यूनिट, वो हमेशा उनके पास उनकी ताकत रहेगी, दे हैव देयर ऑटोनॉमस यूनिट्स रहेगी, राइट। सो दे अलोंग विद देयर रेजिडी पावर्स, बची हुई पावर्स के साथ उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी ऑटोनॉमस यूनिट्स होगी, दे कैन एक्सरसाइज देयर फंक्शंस, देयर पावर्स, जैसा चाहे ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपना अपने दे हैव देयर ओन पावर, वो जैसे चाहे वो वैसे फंक्शन कर सकते हैं, व्हाट दे ऑल दे आर ट्राइंग टू से, जो जैसे चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे वो क्या बताने की कोशिश करें, वो ये बोल रहे कोई भी टेरिटरीज जिसकी अपनी कोई बाउंड्री है, जिसका अपना अपना you know they have their constitution के हिसाब से उनके पास पूरी आजादी, they have a complete autonomous unit, the way they want to take their administration, their government, their powers, their functions, they can do so। हम किसी को भी रोकेंगे नहीं, उनके पास पूरी आजादी होगी, they have their full retention powers, लेकिन except किस पावर को छोड़ के, except such powers and functions which are vested in, implied, inherent or assigned or inherent resulting therefrom from the union। सिर्फ सिंपल है, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि वो पावर जो यूनियन के पास है उसको छोड़ के बाकी वो उनके पास पूरी ताकत है कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैसे वो अपना पावर फंक्शंस को ड्राइव करना चाहते हैं, दे आर अ कंप्लीट ऑटोनॉमस यूनिट। तो ये समझो कि कोई भी टेरिटरीज, कोई भी स्टेट अगर ज्वाइन करता है उनके पास पूरी आजादी है चीजों को करने की। नेक्स्ट व्हाट इज द पॉइंट व्हिच इज गिवन हियर, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजंस। बाकी सारे प्रोविजंस की बात करते हैं, दीज आर द ऑल प्रोविजन, ये इतने ही प्रोविजंस हैं, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप याद रखो सारे प्रियम्बल को मैंने स्टार्टिंग कहां से करवाया, एक वर्ड को याद रखो। अब बचे हुए सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारा प्रियम्बल है, पूरा प्रियम्बल है, ठीक है, याद रखो। क्या सभी क्या है, सबसे पहले क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, कि मतलब सारी ताकत, ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल। पहला पॉइंट ये भी तो यही कह रहा है, व्हाट इट इज बीइंग सेइंग, ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया
हमारे इंडिया की जो पावर अथॉरिटी है एंड इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्ट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी संविधान के इसके पार्ट्स होंगे, एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बताया, बहुत बार बताया है, ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट के, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सो जो भी पावर ताकत है वो कहां से आती है, डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वो लोगों से आएगी। जब लोगों को, जब ये अनाउंसमेंट हुआ, व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एक्चुअली बीइंग अनाउंस्ड इन द न्यू, जब ये अनाउंस किया गया था तो सब लोग शॉक हो गए थे देख के कि हमारे संविधान का बेस सिद्धांत, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो फिलोसफी है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो कितना स्ट्रांग है। वो ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो ताकत है, उसकी अथॉरिटी भी वो सब लोगों से है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों को इतनी ताकत दी है। सब जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, वो सारी टेरिटरीज थी, उन सब लोगों ने ये देखा कि एक्चुअली पार्ट तो ये लोगों को दे रहे हैं, कि हाउ पावरफुल, कितना अलग है ये कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस पीपल वर अमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि वो लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से ताकत आती है। दैट इज व्हाट दे वर सेइंग। सो बेसिकली पावर्स एंड अथॉरिटी of the Indian independent sovereign India are actually derived from the people of India, लोगों से ये आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या कहता है, वही पे सेम चीज है। देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, बताया था मैंने, इंडिपेंडेंस जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रोक्लेम टू इंडिया एज एन सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसकी बात करता है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो जस्टिस दे रहा है। सेम चीज यहाँ पे ये कर रहा है, गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सबको गारंटी देता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, वो सब इन्हीं सब चीजों के ऊपर तो बेस्ड है। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इन्हीं जस्टिस की तो बात कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात ही तो कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है जो आए हैं, वो सब इक्वालिटी के ऊपर ही तो, फ्रीडम के ऊपर ही तो बात करें। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इसी सब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है ना, पूरा फिलोसफिकली इसी सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है। I'm just frequently checking the mic because I feel, because what happened earlier, पूरा I told you ना, पूरा रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद आवाज ही नहीं आई थी। So I have to frequently check whether it's my mic is on or not, because सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी नहीं तो, इसलिए, ठीक है। So गारंटेड, तो क्या हुआ, गारंटेड एंड सिक्योर, तो ये गारंटी एंड सिक्योर देता है किसको, टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया जस्टिस कैसा है, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस कैसा होना चाहिए, समाज का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, न्याय, इक्वालिटी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, पूरा फंडामेंटल राइट्स। अगर आप देखें तो सब इन्हीं सारी चीजों के ऊपर तो बेस्ड है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, फ्रीडम। जब हम बात करेंगे फ्रीडम कैसा हो, फ्रीडम ऑफ थॉट का, सोच का एक्सप्रेशन, थॉट का एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप, एसोसिएशन एंड एक्शन, वोकेशन, वही तो बता रहे हैं, आजादी हो इस चीज की। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड सब्जेक्ट टू द पब्लिक मोरालिटी एंड लॉ, क्या बोल रहा है, और साथ में पब्लिक मॉरल्स, बिकॉज वी रियली वैल्यू द मॉरल्स हियर, मोरालिटी के और कानून के हिसाब से देखते हुए, ठीक है, हम गारंटी देते हैं, हम सिक्योर, इमेजिन दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से, वो लोगों को कह रहे हैं हम गारंटी देते हैं, हम सिक्योर करते हैं, सबको आजादी है, सबकी फ्रीडम है, सोच की, विचार की, जस्टिस देंगे, चाहे समाज का हो, सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। सो दिस इज व्हाट दे वर गारंटिंग इट। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने को तैयार हो रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय सब कुछ, कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर, तो पीपल वर अमेज्ड कि इतना सब कुछ। अगर हम इंडिया को एज एन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करेंगे, जब इंडिपेंडेंट, जब माउंटबेटन प्लान आया, पार्टीशन प्लान, डिसीजन वाज टू बी टेकन कि व्हिच पार्ट ऑफ द टेरिटरी गोस टू द इंडिया, कौन लोग इंडिया ज्वाइन करेंगे, कौन पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। तो प्रिंसली स्टेट, इमेजिन प्रिंसली स्टेट, 93 प्रिंसली स्टेट थे, तो बाद में 70 पहुंच जाएंगे, जब पार्टीशन होगा तब कम हो जाएंगे। तो इमेजिन कैसे लोगों ने, तभी तो लोगों ने इंडिया को ज्वाइन किया, कि इतनी आजादी है, डाइवर्सिटी है, इतना सब कुछ गारंटी दे रही है, सिक्योर कर रही है लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट, एडुकेट, सेफ गार्ड, सबको हम सेफ करते हैं। सेफ गार्ड कैसे देंगे, किसको, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं, जो भी माइनॉरिटीज एरिया है, जो भी ट्राइबल एरिया है, उन सबको हम एक प्रॉपर सेफ गार्ड देते हैं। एडुकेट, सेफ गार्ड, ऑल्सो अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड डिप्रेस क्लासेस है, उनको भी हम देते हैं। सो नाउ अब यहाँ पे तो ये किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे, सबको बराबर का वो हक दे रहे हैं। तो दे हैव रियलाइज की, तो लोगों को रियलाइज हो गया कि इट इज बेटर टू ज्वाइन इंडिया एज इंडियन डोमिनियंस, की ये सबसे बेहतर है, हमारे लिए इतना बेहतर हो रहा है। देन व्हाट हैपन इज, उसके बाद व्हाट आर दे डूइंग यहाँ पे, इसमें इट शैल ट्राई टू मेंटेन, उसने कहा मेंटेन करेंगे द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक। अब इंटीग्रिटी किसकी, हमारे टेरिटरी की, integrity of the territory of the republic, this is what they said, and also its sovereign right, decision making का right किस पे, और land, sea and air पे रहेगा, according to the law and justice of civilized nation, ठीक है। this is what they said कि integrity maintain रहेगी, sovereign right maintain रहेंगे, this is what they have said, and at last
उस एट लास्ट उन्होंने कहा कि हमारा दिस एंशिएंट लैंड, दिस वाज, और ये जो लाइन है ना, आप ये मेंस में आंसर लिखते हुए कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ये कोट करके आप लिख सकते हो कि दिस एंशिएंट, दिस इज हाउ आवर इंडिया इज। उसने कहा कि हमारा ये एंशिएंट लैंड, हमने अब तक जो हमारे चला आया, यू दिस एंशिएंट लैंड नाउ फाइनली ऑक्युपाइज इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऑक्युपाई करता है, जो हमेशा से कोशिश करेगा, which always makes it full and willing contribution to the promotion of world peace, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, ह्यूमैनिटी बनाए रखने के, वेलफेयर मैनकाइंड के लिए करेगा, एंड टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस जैसे एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स मैनकाइंड, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेगा। एंशिएंट, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। जब ये इंटरनेशनली लोगों को डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा एंशिएंट लैंड है, we have occupied our honor and rightful place in the world and we are going to work its make it full, पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करेंगे दुनिया में शांति बनाने के लिए, to the promotion of world peace and the welfare of its mankind. This is what they have said. And finally, ये जब इतना सब कुछ अनाउंसमेंट किया, finally the objective resolution was unanimously adopted 22 जनवरी 1947। unanimously adopted का मतलब क्या है? मतलब किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, किसी एक ने भी, सब ने मिलके, किसी ने एक ने भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, सब ने मिलके इसको यूनानिमसली पास किया। जब ये पास हुआ, so this definitely influenced the eventual shaping of the constitution। इसकी वजह से डेफिनेटली जब हमारा आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला था, उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस द शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। आने वाली जितनी भी स्टेजेस हैं, उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब में उसको इन्फ्लुएंस करेगा। एंड ऑब्वियसली इसका ही जो मॉडिफाइड वर्जन है, प्रेजेंटली फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज के टाइम पर प्रीएम्बल कहा जाता है। प्लीज कल प्रीएम्बल आप लर्न करके आइएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। हम खत्म करते हैं। आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा। दिस इज, आई नो थोड़ा इसकी लैंग्वेज रहती है, इसीलिए मैंने एक चीज बहुत डिटेल में बताई, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ एनी डाउट यू कैन DM मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।